तो पर जो सॉल्यूशन उसमें 26,000 बैंक लोन, और इधर कितना दे रखा बैंक लोन? इधर 25 दे रखा। तो नीचे पेमेंट के लिए बारे कुछ बोल रहे हैं क्या? एक इंटरेस्ट ड्यू भी है ना, लोन का इंटरेस्ट भी है, ऐड करके फिर मशीन, तो इसलिए उन्होंने 26 लिख दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा बेटा। आपको सॉल्यूशन जैसा नहीं करना है, आप चाहो तो रेक्टिफिकेशन के बिना भी कर सकते हो। उन्होंने पहले रेक्टिफाई किया, इंटरेस्ट बुक किया, समझ में आया, और अपना प्रॉफिट कम कर दिया होगा, पार्टनर्स को बांट दिया होगा, है ना। ये P&L का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, 9 की जगह 10 बांट दिया होगा। तो 1,000 यहाँ बढ़ाया, 1,000 प्रॉफिट में जोड़ दिया, तो लॉस हो गया। तो ये लोन की जब 25 की जगह कितना हो गया, 26 हो गया। ये प्रॉफिट उन्होंने 10 बांट दिया होगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है भैया, होगी, चलो स्टार्ट होगी। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, तो कल जो हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, समझ में आ गया था अच्छे से। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मैंने आपसे बोला था, सिंपल सा रूल अदा करना है हमको कि पहले क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई रेक्टिफिकेशन है तो ध्यान रखना इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन करना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो करना पड़ेगा,
इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया था तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीजंस इज बिहाइंड, क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल का सही रेशो चाहिए, और कैपिटल का रेशो कब मिलेगा? जब प्रॉफिट आपके सही बटेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो रेक्टिफिकेशंस पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, रेक्टिफिकेशंस कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है कि नहीं? फिर आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने आपसे बोला था कि जो पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट हो गया है, जितना पैसा दे रहा उतना ले लो, डेफिशिएंसी निकाल दो, और डेफिशिएंसी को क्या कर देना है आपको? उनकी कैपिटल के रेशो में बांट देना है। एक साइड क्रेडिट लिखा, दूसरी साइड डेबिट लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इतना एक छोटा सा एडजस्टमेंट था, किसका? फटाफट बोलो, इंसॉल्वेंसी का। और एक पॉइंट वो रहता है जिसके अंदर आप जितने रुपए का रियलाइजेशन लॉस हुआ है उतने की बराबर की क्या बुलाना रहती? खाली कैश, उसकी एंट्री डालना रहती है, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आपका अपने आप ही टैली हो जाएगा कैश और पार्टनर्स कैपिटल से। क्लियर है कि नहीं? हम कल स्टार्ट किए थे, जो आपको बड़ी दिक्कत दे रही थी वो क्या था बेटा? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। मैंने कल आपको ये वाला पॉइंट समझा दिया था, बट एक बार और फास्ट रिवीजन में आपका करवा देता हूं। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या बोलती कि भैया देखो, जिसकी कैपिटल ज्यादा है पहले पेमेंट उसको होगा, मतलब जितना रुपए उसने ज्यादा लगा रखा होगा दूसरे पार्टनर से, उसको पहले पेमेंट किया जाएगा। फिर जिसने कम लगाई है उसको बाद में पेमेंट। अब किसने ज्यादा लगाई, किसने कम लगाई, वो निकालने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग नोट बहुत ही इजी है, इसमें कोई दम नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो इनकी कैपिटल है, कैपिटल कैसे निकालोगे? सारे रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस और माइनस करने के बाद। समझ में आ रहा कि नहीं? तो रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस और माइनस कर लो। प्लस और माइनस करने के बाद क्या निकाल लो? फटाफट बोलो, कैपिटल। क्या निकाल लो? जोर से बोलो, कैपिटल। तो ये आपकी कैपिटल आ गई। एडजस्टेड कैपिटल जो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में आ रहे थे वो सब प्लस माइनस करने के बाद, तब इस कैपिटल में आपको पता करना है कि किसकी कैपिटल ज्यादा है। तो हम अगर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो रेशो से क्या कर दो? फटाफट बोलो, डिवाइड। जब आप रेशो से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी कैपिटल ज्यादा है। कैसे? आप निकाल लो 1 शेयर, एक शेयर प्रॉफिट का एक हिस्सा खरीदने के लिए किसने कितनी कैपिटल आएगी, तो जिसने कम लगाई है उसकी कैपिटल को बेस बना के कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दोगे तो क्या आ जाएगी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर आपकी एक्चुअल कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाता है बेटा? सरप्लस कैपिटल। क्या आ जाती है? सरप्लस कैपिटल। अब सरप्लस कैपिटल में दोनों के सरप्लस अलग अलग आ रहे हैं तो एक बार उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो आपको 1 शेयर सरप्लस मिल जाएगा, सेम जैसा कैपिटल में किया था। जिसका बैलेंस कम आया है उसको वापस से प्रोपोर्शनेट कर दो तो प्रोपोर्शनेट सरप्लस आ जाएगा। फिर वापस से एक्चुअल सरप्लस और प्रोपोर्शनेट सरप्लस को कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? फटाफट बोलो, एब्सोल्यूट सरप्लस या हाईएस्ट कैपिटल। इतना तक हमको जाना रहता है। जब हमारे पास हाईएस्ट कैपिटल मिल गई तो सबसे पहले पेमेंट इसका किया जाएगा कितने रुपए? जोर से बोलो, 1.5 लाख। जब तक 1.5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक किसी और को पेमेंट चालू नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? 1.5 लाख का जब पूरा पेमेंट हो जाएगा किसको? बी को, तो फिर इसके बाद पेमेंट चालू होता है किसका? प्रोपोर्शनेट सरप्लस। जब तक इनको प्रोपोर्शनेट सरप्लस के बराबर का अमाउंट नहीं मिल जाएगा तब तक किसी को पेमेंट नहीं करोगे, और लास्ट में किसका पेमेंट करोगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का आने का मतलब है कि आपकी कैपिटल किस में आ चुकी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फिर जो भी पेमेंट मिलते जाए सबको पीएसआर में बांटते जाओ। क्लियर है कि नहीं? मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि भैया आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके लिए मैंने बोला था अभी ऐसा तैयार कर लिया करो कि भैया सबसे पहले 1.5 लाख का पेमेंट होगा, फिर 3.5 लाख का पेमेंट होगा, इन दोनों को इस रेशो में पेमेंट होगा, फिर बाकी 8.5 लाख का पेमेंट इस रेशो में। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चन में कैपिटल का पेमेंट होगा, और नीचे जैसे जैसे रियलाइज्ड होता जाए वैसे वैसे पेमेंट करते जाओ। तो ये कौन सी मेथड थी बेटा? आपकी हाईएस्ट कैपिटल मेथड। समझ में आया कि नहीं? आई थी समझ में कल? ये क्लियर है कि नहीं? इसका मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया था कि भैया देखो इस तरीके से आपको बांटते जाना है, डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। सबसे पहले रूल याद रखोगे, सबसे पहले पेमेंट किसका करोगे? एब्सोल्यूट सरप्लस का। फिर किसका पेमेंट करोगे? प्रोपोर्शनेट सरप्लस का। फिर किसका? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 3 चीजों का पेमेंट करना है, काम खत्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? पैसा आता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करते जाना। अब जो हमको दूसरी मेथड पढ़ना थी वो कौन सी थी? मैक्सिमम लॉस मेथड। कौन सी मेथड? अच्छा, मैं ये भी बोल चुका हूँ आपसे कि क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमेशा कौन सी वाली मेथड लगा के आओगे? मैक्सिमम लॉस मेथड ही लगाना है। सबको याद रहेगा कि नहीं? वाई मैक्सिमम लॉस मेथड? आपने पूछा नहीं मेरे से, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसमें ये वाली मेथड जरूर काम आ जाती है, मैक्सिमम हाईएस्ट कैपिटल मेथड काम नहीं आती। इसलिए बेटा आपके लिए जरूरी होता है कि मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो की जाए, क्योंकि रियल लाइफ में भी कौन सी मेथड फॉलो होती है? मैक्सिमम
लॉस मेथड, तो आपको मैक्सिमम लॉस मेथड को ही फॉलो करना है। बात समझ में आएगी नहीं? मैक्सिमम लॉस मेथड का एक छोटा सा अजम्पशंस है, यहाँ कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा अजम्पशंस रहेगा, बस ध्यान से सुनना, ये अपने आप बनेगा आपसे। अजम्पशंस ये रहेगा कि आपको ये मानना है कि जो भी रियलाइजेशन हुआ है, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, जब भी रियलाइजेशन दिया है तो उस रियलाइजेशन के पॉइंट पे ये मानो कि आज के बाद कुछ भी रियलाइज। बात समझ में आएगी नहीं? बस ये लास्ट रियलाइजेशन है, जितना कैश आया बस आ गया, इससे ज्यादा कैश आने वाला नहीं है। इस अजम्पशन के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या बोला मैंने? सारे बच्चे जल्दी से बता दो क्या अजम्पशन रहेगा आपका। इसके बाद आगे अब कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, बस ये लास्ट है। और ये डिस्ट्रीब्यूशंस करना है आपको पैसा। क्लियर है कि नहीं? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे बच्चे यहां देखो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इनकी ओपनिंग कैपिटल, लिख लोगे, एक कॉलम बनाओगे कैश एंड बैंक का। सारे बच्चे ध्यान रखना, यहां एक और कॉलम बना के चलना टोटल कैपिटल का। किसका? ये कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना, आपकी स्टडी मटेरियल में दिया नहीं है कॉलम, लेकिन इस कॉलम को बनाने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सबको याद रहेगा कि नहीं? मतलब जब आप घर में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये वाला कॉलम नहीं मिलेगा। कौन सा? टोटल कैपिटल का। आप टोटल कैपिटल का बना लेना, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिख दी बैलेंस शीट से, बोलो हाँ है ना। अगर कोई रिजर्व्स वगैरह हैं तो उनको प्लस और माइनस करके क्या निकाल दी? एडजस्टेड कैपिटल, जो आपकी फाइनल कैपिटल है, जितनी कैपिटल आपको बांटना है बैलेंस शीट डेट पे। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट रियलाइजेशन, मतलब पहली बार जब असेट बिकी तो उनसे 62,000 रुपए रियलाइज हुआ। कितना रियलाइज हुआ बेटा? 62,000 रियलाइज हुआ। क्या करोगे 62,000 रियलाइज हुआ तो? सबसे पहले मैंने आपसे बोला था इसमें से क्या माइनस करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या माइनस करोगे? कौन से? एक्चुअल की एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता कि लास्ट रियलाइजेशन तक का कितना खर्चा हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा रियलाइजेशन के खर्चे के लिए पैसा बचा लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिजर्व रखना। क्या बोलते हैं उसको? तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपए इसमें से निकाल के पिगी बैंक में डाल देंगे कि भैया ये काम आएंगे बाद में। क्लियर है कि नहीं? ये पैसा अभी खर्च नहीं करना। तो बांटने के लिए कितना अवेलेबल है बेटा? 60। अब यहां पर आप बोलो अजम्पशंस क्या रहेगा कि भैया ये जो 60,000 है बस ये लास्ट है, इसके आगे आप और कुछ पैसा। अब आपकी जेब में कितना है? जोर से बोलो। पक्का? कितना पैसा है फटाफट बोलो। और बांटना कितना है सारे बच्चे बताओ? 13 लाख। बांट पाओगे? तो हम कितना बांटेंगे? 60। सारे बच्चे बताओ। इनको 13,50,000 मिलना था, लेकिन मैं इनसे बोल रहा हूं तुमको 60 ही देंगे। तो बताओ बेटा इनको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है? कितने रुपए का लॉस हो रहा? 13,50,000 टोटल कैपिटल है, मेरे पास 60,000 है। जल्दी से बताओ कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 12,90,000 का है कि नहीं? ये लॉस कहलाता है मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस। क्या कहलाता है? कैसे निकालोगे मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस? बस हर एक स्टेप पे ये निकालना है। कैसे निकालोगे मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस? सारे बच्चे ध्यान रखें, देखेंगे मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस निकालने का तरीका क्या होगा। आप लिखोगे टोटल कैपिटल थी 13,50,000, इसलिए मैंने टोटल वाला कॉलम बनवाया था आपसे। 13,50,000 चुकाना था, लेकिन चुकाएंगे केवल कितना? 60। जितना कम मिलता है, हमने पढ़ा भी हाईएस्ट कैपिटल मेथड में, जितना पेमेंट नहीं हो पाता वो रियलाइजेशन लॉस होता है। वो क्या होता है? जोर से बोलो। रियलाइजेशन लॉस। तो ये आपका मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस है। इस स्टेज पे रियलाइजेशन लॉस कितना आ गया? आपने बोला 12 लाख। अब आप सारे बच्चों को पता है 12,90,000 का जो रियलाइजेशन लॉस है, रियलाइजेशन लॉस कौन से रेशो में बढ़ता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था आपका क्या यहां पर? 5:3:2। तो क्या करोगे इसको फटाफट बोलो। 5:3:2 के रेशो में क्या कर दो? बांट दो। बांट दो बेटा 5:3:2 के रेशो में। कितना आ रहा बेटा? 6:45 का लॉस ये बियर करेगा। बोलो ये कितना बियर करेगा? बताओ बेटा। हाँ बेटा 3,87,000 का लॉस ये बियर करेगा। सही है क्या? और माइनस कर दो 2,58,000 का लॉस ये बियर करेगा। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? जब आप लॉस बियर करवाओगे तो इनकी कैपिटल का बैलेंस देख लो जरा। कैपिटल का बैलेंस क्या आ गया? 4,25,000 में से 6,45,000 गया। बताओ कितना बैलेंस आया? 4,25,000 की कैपिटल थी, इतने का लॉस बियर करेगा। बताओ कितना आ गया? 2,20,000 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा कि निगेटिव आ रहा है? निगेटिव आ गया। क्लियर है कि नहीं? और बोलो जरा, यहां क्या आ रहा है? 6,15 - 3,87, 2,00,000
पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है क्या? हाँ, इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसका निकाल लो, 3 10 माइनस 2 58, कितना आ रहा? 52,000। क्या ये सबको समझ में आया? इसका भी पॉजिटिव आया? करते बनेगा कि नहीं? मेरे को बताओ, क्या मैक्सिमम लॉस निकाल पाओगे? अच्छा, मैक्सिमम लॉस निकालते समय अभी आपने कोई पेमेंट किया क्या? अभी कोई पेमेंट नहीं किया, बस सोचना है कि थिंकिंग है कि अगर मेरे पास केवल 60,000 है और मेरे को चुकाना था 13,50,000, तो कितने रुपए डूब जाएंगे पीछे? 12,90,000। 12,90,000 जो डूब जाएंगे वो अब मेरे को मिलने वाले नहीं है। तो 12,90,000 का रियलाइजेशन लॉस है, अगर ये बियर करेंगे तो कैपिटल ऐसी हो जाती। अच्छा, सारे बच्चे बताओ, जिसकी कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस आ गया, इसका मतलब उससे पैसा बुलाना है? बोलो। कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है मतलब उसको ज्यादा लॉस बियर कर लिया, ज्यादा लॉस बियर कर लिया तो उससे पैसा बुलाएंगे। तो बताओ किससे पैसा लेना है? ए से। कितने रुपए लेना है? लेकिन मैंने अजम्पशंस क्या लिख रखा, आप मांगोगे लेकिन वो पैसा क्यों नहीं देगा? अरे इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है लेकिन वो पैसा क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने बोला था बस जो पैसा आया है वो आपका अंतिम रियलाइजेशन है, इसके बाद 1 रुपए भी। तो अब यहाँ एक अजम्पशंस रहेगा, हमने पैसा मांगा और उसने नहीं दिया, तो दैट मीन्स 2,20,000 रुपए की क्या आ गई फर्म में? जोर से बोलो, डेफिशिएंसी। क्या आ गई? कौन से पार्टनर की डेफिशिएंसी आ गई? फटाफट बोलो। एक ही। किसकी आ गई बेटा? एक ही। इसको बोलोगे डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर ए। सबको समझ में आया कि नहीं? तो ये डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर ए का क्या करेंगे? बताओ बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर ए का क्या करोगे? बोलो। ये डेफिशिएंसी बियर करते हैं कौन पार्टनर? सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। याद करो, हमने गार्डनर वर्सेस मरे रूल लग जाएगा। कैपिटल का रेशो कौन सा लोगे? एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी तो कौन सा रेशो रहेगा? एग्जिट से। एडजस्टेड रेशो क्या हो जाएगा? 615:310। बांट दो जरा इस डेफिशिएंसी को 615:310 में। 2,10,000 को बांट, सॉरी 2,20,000 को बांट दो। बांटो जरा 2,20,000 को 615:310। कितना बांटना आता है? बांट दो इस रेशो में। रेशो बड़ा हो गया तो डर तो नहीं जाओगे? कितना आ रहा? कितना? 1,46,270। इतना लॉस ये बियर करेगा? बोलो। और ये कितना करेगा? दूसरा निकालो, दूसरे वाले का। 3 73,730 रुपए ही आएगा बेटा। ये लॉस ये बियर करेगा? बोलो हाँ है ना? क्लियर? जब ये माइनस किया तो सारे बच्चे बताओ, फिर से बैलेंस निकालो, तो इसका बैलेंस तो 0 हो गया क्योंकि इसका लॉस तो इन लोगों ने बियर कर लिया। बोलो हाँ है ना? इसका बैलेंस निकालो, 228 माइनस 146 और 270। कितना बैलेंस बचा? 81,730। इसका बैलेंस निकालो जरा, कितना आ रहा? गुड मॉर्निंग करण, बताओ कितना आ रहा? 21,730। क्या इसका नेगेटिव आ गया? अब इसका नेगेटिव आ गया तो बताओ इसका नेगेटिव भी कौन बियर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे क्योंकि ये भी पैसा नहीं देगा। तो इसका लॉस बियर करेगा कौन? फटाफट बोलो, सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर। फिर से डेफिशिएंसी आ गई तो आप फिर से लिखोगे यहां पर, क्या लिख दोगे? फटाफट बोलो, डेफिशिएंसी ऑफ, फटाफट बोलो क्या? ऑफ पार्टनर कौन? फटाफट बोलो, सी। और सी का डेफिशिएंसी कौन बियर कर लेगा? बी। 21,730 की डेफिशिएंसी ये बियर कर लेगा। तो बताओ लास्ट में बैलेंस वही बचेगा जो आपको बांटना था। कितना बच गया? अब आपको ये समझ में आ गया कि जो 60,000 रुपए की कैश थी वो किसको मिलेगी? देखो, ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? आप चाहो तो इसको अलग से वर्किंग नोट में भी बना सकते हो और कंटिन्यू भी रख सकते हो। कंटिन्यू रखने में ये फायदा होता है कि हमको लाइन लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से सीधा कैलकुलेशन होता जाता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब मेरे को ये पता चल गया 60,000 रुपए जो देना था वो किसको देना है? बी को मिलेगा। आप इसे समझा रहा हूं। सबसे पहला रूल, जितने रुपए कैश मिली है सबसे पहले अजम्पशन क्या होगा? इस कैश के अलावा और कोई कैश? सबको याद रहेगा? क्लियर? तो क्या करोगे? टोटल कैपिटल में से कैश क्या कर दोगे? माइनस। तो आपके पास आ जाएगा रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस को कौन से रेशो में बांटोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। याद रहेगा कि नहीं? ये सारे में बांट दिया होगे तो किसी की कैपिटल क्या आ सकती है बेटा? नेगेटिव।
जो निगेटिव कैपिटल आएगी उसको सॉल्वेंट पार्टनर जिनकी कैपिटल पॉजिटिव आ रही है उनको कैपिटल के रेशो में, जो ओपनिंग कैपिटल का रेशो है उसी रेशो में क्या कर दोगे, बांट दो। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल का रेशो कब आता है, मैंने बोला था रिजर्व एंड सरप्लस एडजस्ट करने के बाद। हाँ, अगर आपकी फिक्स कैपिटल मेथड होती तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस एडजस्ट करने के पहले की कैपिटल। क्या ये सबको याद रहेगा कि नहीं? ये डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। सारे बच्चे बताओ, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशंस करते बनेगी कि नहीं? बोलो हाँ है ना? क्या डिस्ट्रीब्यूशंस करते बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले तो ये बता दो। नहीं बनेगा? पक्का कर लोगे? फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशंस करने से फिर से नेगेटिव आ जाए तो जिसकी पॉजिटिव आ रही है उसमें डाल देना, क्योंकि वो उसी अकेला बियर करेगा लॉस। अपने आप ही लास्ट में उतना बैलेंस बचाना चाहिए जितना कैश आपके पास थी, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा पेमेंट किसको करना है, और बस फिर आप पेमेंट कर दो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, लेस पेमेंट टू। अब आपको पता चल गया है कि पेमेंट किसको मिलना है, लिखोगे लेस पेमेंट टू। किसको पेमेंट करना है, फटाफट बोलो, मिस्टर बी। कितने रुपए दे दोगे, जोर से बोलो? 60,000। 60,000 रुपए जब दोगे तो 60,000 रुपए कैश में से भी माइनस कर दो, 60,000 रुपए बी की कैपिटल में माइनस में लिख दो, और 60,000 टोटल कैपिटल में से भी क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, माइनस। बोलो हाँ है ना? तो सारे बच्चे बताओ बैलेंस कितना कितना आ जाएगा, निकाल लो। अब बताओ, इसको कोई पेमेंट मिला क्या? किसको? ए को कोई पेमेंट नहीं मिला तो उसकी कैपिटल एज इट इज आ जाएगी 4 लाख कितने रुपए की, 25,000। बी को 615 की कैपिटल थी, 615 में से कितना मिल गया, 60,000 मिल गया। माइनस कर दो, कितना बचा, 615 माइनस 60,000 कितना हो गया, 5,55,000। सारे बच्चे ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट का पार्ट था, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ये निकालना था कि 60,000 किसको देना है, वो हमको पता चल गया। क्लियर है कि नहीं? बस 5,55,000। अच्छा, 3/10 में अभी 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं हुआ, तो ये 3/10 ही रहेगा। बोलो अब सारे बच्चे बता दो, टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 1350 में से 60,000 का पेमेंट हो गया, 12,90,000 रुपए अभी आपके पास बचे हैं। मतलब हर बार जो बैलेंस बचेगा वो इस रियलाइजेशन लॉस के बराबर बचेगा टोटल कैपिटल की। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर से, अब वापस से देखोगे कि कितने रुपए असेट से रियलाइज्ड हुए। सेकेंड टाइम में देखो असेट से कितने रुपए रियलाइज्ड हुए हैं, बोलो जरा। 1,20,000। कितने रुपए रियलाइज्ड हुआ, 1,20,000 रुपए रियलाइज्ड हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे वापस से कि रियलाइजेशन ऑफ असेट 1,20,000 लिखते बनेगा इतना। अब फिर से वही अजम्पशन वापस से, क्या ये लास्ट अजम्पशन है, लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद और कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर से क्या निकालोगे यहां पर, जल्दी से बताओ। वर्किंग नोट बनाएंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस। तो भैया यहाँ वापस से निकालेंगे मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस। कैसे निकालेंगे मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस, मैंने आपसे बोला था, बताओ। आपके पास कैपिटल थी कितनी, 12,90,000 चुकाना था, लेकिन 12,90 चुकाने के लिए मेरे पास पैसा कितना है, 1,20,000 ही है। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए कम पड़ गए, 11,70,000 रुपए जो कम पड़ रहे हैं, ये मेरा मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस हो गया। ये लॉस कौन से रेशो में बांटोगे रियलाइजेशन को, TSR बांट दो, 5-3-2 के रेशो में। जरा बांटना, जरा कितना कितना बढ़ता, 11,70,000, 5,85,000 प्लस करोगे कि माइनस करोगे, माइनस। और बताओ जरा, 3,51,000, क्या ये भी माइनस कर दूं, तो भैया ये भी माइनस। 2,34,000 ये भी माइनस में लिख दूं। चलो, ये माइनस करने के बाद सारे बच्चे जल्दी से बताओ बैलेंस कितना बचेगा। तो आप देखो, क्या यहाँ फिर से निगेटिव आ गया, 1,60,000 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा कि निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। इसका बैलेंस कितना आ रहा, 2,04,000। इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका निकाल दो कितना आ रहा है, 76,000। इसका भी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, सारे बच्चे बताओ जिसका निगेटिव आ रहा है, जिसका निगेटिव आया उसको क्या मानोगे, फिर से अब बताओ क्या मानोगे उसको, डेफिशिएंसी। क्या मानोगे, डेफिशिएंसी। अब जब डेफिशिएंसी मानोगे तो डेफिशिएंसी माइनस करना पड़ेगी। और डेफिशिएंसी गलती जो मैं बता रहा हूं बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाला कैपिटल का रेशो ले लेंगे। आप कैपिटल का रेशो वही लेना है जो स्टार्टिंग में था, कौन सा वाला, समझ में आ रहा कि नहीं। तो इसकी डेफिशिएंसी 1,60,000 कौन बियर करेगा, सारे बच्चे बताओ, 1,60,000 कौन बियर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर मतलब जिनका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है वो बियर करेंगे कि नहीं, कौन से रेशो में, ओपनिंग कैपिटल के रेशो में जो उस समय थी पहले। क्लियर है कि नहीं? बांट दो जरा, 615:310 में जरा बांटते हैं 1,60,000, 1,00,000
6,378 और इसका निकाल दो जरा कितना आ रहा 53,622 आएगा फिर। क्लियर है कि नहीं? बोलो। माइनस कर दो सारे बच्चे जल्दी से बताओ, जब आपने माइनस किया तो आपके पास बैलेंस क्या आ गया? बताओ जरा, माइनस किया तो बैलेंस क्या आ गया? बोलो। इसका बैलेंस तो 0 हो गया बेटा। इसका बैलेंस कितना आ रहा 97,622 और इसका कितना आ रहा 22,378। सारे बच्चे बताओ दोनों का पॉजिटिव आ गया। अच्छा इनका टोटल लगाओ, इनका टोटल लगाओ। 1,20,000 ही हो रहा होगा क्योंकि हमको 1,20,000 बांटना। जरा देखो जरा, क्या इन दोनों का टोटल 1,20,000 हो रहा है? लास्ट का पॉजिटिव बैलेंस और कैश का बैलेंस बराबर होना चाहिए। हो गया 1,20,000, मतलब कैलकुलेशन आपने सही करी है। लास्ट में आपके पास 1,20,000 ही बचेगा। क्लियर है कि नहीं? सारे नेगेटिव माइनस करने के बाद लास्ट में बैलेंस क्या बचेगा 1,20,000। तो अब आपको पता चल गया 1,20,000 का पेमेंट किस किस को होने वाला है, फटाफट बोलो। बी और सी को। तो अब यहां लिखोगे लेस पेमेंट। ये हमारा क्या था पहले तो बताओ। ये जो है वो किसका पार्ट है? वर्किंग नोट। इसका कोई लेना देना नहीं है। अब करोगे यहां पर पेमेंट। पेमेंट टू किस किस को? बी एंड सी। कितना दे रहा है? 1,20,000। 1,20,000 में सारे बच्चे बताओ इसको कितना दे रहा है? कुछ नहीं। इसको कितना मिल रहा है? 97,622। इसको कितना दोगे? 22,378। टोटल मिला के कितना पेमेंट कर रहे हो? बोलो जल्दी से। 1,20,000। कितना दे रहे हैं? 1,20,000। जैसे ही आप 1,20,000 का पेमेंट कर दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। कितना आ जाएगा यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप लिखोगे आफ्टर कौन सा रियलाइजेशन? फटाफट बोलो। सेकेंड रियलाइजेशन। कितना बचा? कैश तो हो गई 0। यहां बताएं बेटा, इसको 1 रुपए का पेमेंट नहीं किया तो इसका 4,25,000 अभी भी कैपिटल चल रही है क्योंकि इसको कोई पेमेंट नहीं मिला। तो 4,25 का 4,25 अभी भी चल रहा है। बोलो। इसका बताओ 5,55,000 में से इतना दे दिया, कितना बचा? 5,55 में से इतना दे दिया, कितना बचा? 4,57,378 बच गया। इसका कितना बच गया? 3,10,000 में से 22,000 रुपए दे दिया। 3,10,000 में से 22,000 दे दिया। बताओ कितना बचा? 2,87,622 और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 11,70,000। देखो जरा 11,70 बचा क्या? बोलो। हर बार रियलाइजेशन लॉस के बराबर की कैपिटल बचेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई? बात समझ में क्या आ गई? पक्का? अब कौन सा रियलाइजेशन होगा? फटाफट बोलो। थर्ड। तो अब थर्ड रियलाइजेशन लिखेंगे यहां पर। या लिखोगे रियलाइजेशन ऑफ असेट। कितना रियलाइज हुआ सेट से? थर्ड। क्वेश्चन खुद बताएगा। देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा था तीसरी बार जो रियलाइजेशन हुआ वो कितना हुआ है? 2,80,000। बोले अब 280 रियलाइज हुआ तो क्या करोगे? फटाफट बोलो। यहां कितना लिख दोगे? 2,80,000। फिर से सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। फिर से सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। क्या निकालेंगे पहले तो? मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस। कैसे निकालते हैं सबको समझ में आ गया है? फटाफट फटाफट जल्दी से निकाल दो। मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस कितना आएगा? कितने रुपए चुकाना थे? 11,70,000 चुकाना था। लेकिन कितने रुपए दे चुका हूं? कितने रुपए ही हमारे पास? 2,80,000 ही है। कितना नहीं चुका पाएंगे? 8,90 नहीं चुका पाएंगे। सारे बच्चे जल्दी से बता दो। 8,90,000 जो नहीं चुका पाओगे वो क्या है? रियलाइजेशन लॉस है। ये लॉस कौन से रेशो में बढ़ जाएगा? ESR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 4,45,000 सही है क्या? और बताओ। 2,67,000 और 1,78,000। ये लॉस बढ़ गया। लॉस बांटने के बाद हम बैलेंसिंग फिगर निकालें तो बताओ इसकी कैपिटल वापस से निगेटिव आ गई। कितनी? 20,000। इसमें निगेटिव आ रहा है। बोलो। यहां कितना आ रहा? 457,378 में से 267,000 माइनस कर दो। कितना आ रहा? 1,90,378। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है इसका। इसका निकालो जरा कितना आ रहा? हाँ बेटा 1,09,622 सही है। करते बनेगा। ये बैलेंस आ गए। अब क्या करोगे बताओ? ये बैलेंस आया इसका क्या करोगे? सुनाई नहीं दिया। क्या करोगे?
अब ये 220,000 नेगेटिव आ रहा है, इसको क्या मानोगे बताओ? जिसका नेगेटिव आ रहा है वापस से उसको क्या मान लोगे? डेफिशिएंसी। अच्छा डेफिशिएंसी कौन से रेशो में बढ़ेगी? कैपिटल का रेशो कौन सा वाला लोगे? इंस्टॉलमेंट वाला, ऊपर वाला। क्लियर है कि नहीं? वापस से बांट दो 20,000 रुपए को। तो यहाँ 20,000 में पॉजिटिव लिख देता हूँ, इन दोनों में नेगेटिव लिख दूंगा। बताओ कितना? 13,297 की जगह 8 ही लिख दो। और इधर बताओ 602 या ठीक है, मैंने 8 कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, हो गया 20,000। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो गया। बस बैलेंस निकाल लो वापस से, कितना आ गया आपको वापस से पता चलेगा कितना पेमेंट करना है। इसका तो हो गया 0। इसका कितना आ रहा? 1,90,000 माइनस दिस, 1,90,000 माइनस दिस, 1,90,000 माइनस दिस, 1,77,080। इसका निकाल दो, 1,02,920। सही है। अच्छा इन दोनों का टोटल लगाओ और देखो जरा, क्या 280 के बराबर हो रहा? तो पेमेंट 280 करना था कि नहीं? तो ये हमारे किसके पार्ट हो गया? वर्किंग नोट। ये हमारा वर्किंग नोट था। अब यहीं पर हम पेमेंट लिख देंगे, लास्ट पेमेंट। कितना पेमेंट कर दूं? 2,80,000। और ये पेमेंट किस किस को मिल रहा है आपको समझ में आ गया होगा। किसको? बी एंड सी को। अभी भी बी और सी को ही पेमेंट मिल रहा है। इसको मिलेगा 1,77,080 रुपए। और इसको कितना पेमेंट कर दोगे? 1,02,920। टोटल मिला के कितना पेमेंट हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। 2,80,000। फटाफट फटाफट बैलेंस निकाल लो फिर से। बताओ भैया, इसको तो कोई पेमेंट दिया नहीं है तो आप वापस से निकाल दोगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर क्या लिखोगे? फटाफट बोलो। थर्ड रियलाइजेशन। कितने रुपए का बैलेंस बचा? तो कैश तो 0 है। यहां बताओ, इसको 1 रुपए का पेमेंट नहीं मिला, इसके ऊपर तो एक बूंद नहीं गिरी पानी की। 4,25 का 4,25 ही चल रहा है। गरीब को 1 रुपए भी नहीं दिया अभी तक। इसको कितना? इतना था, इतना और दे दिया। बताओ कितना बचा? 2,80,098। और इसका इतना था, इतना पेमेंट कर दिया। कितना बचा? कितना? 1,84,722 की 2 और इधर आपके पास बचा होगा 8,90,000। सही है क्या? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? बहुत इजी है। क्लियर? अब फिर से कौन सा रियलाइजेशन होगा? फोर्थ रियलाइजेशन। तो फिर से लिखना है फोर्थ रियलाइजेशन ऑफ असेट। कितना रियलाइज हुआ? हाँ 30 थोड़ी ना, नहीं 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 नहीं, फोर्थ रियलाइजेशन 30 थोड़ी ना होगा। 3 लाख। कितना है बेटा? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए रियलाइज हुआ। कितना रियलाइज हुआ बेटा? 3 लाख। अब मेरे को ये बताओ, 3 लाख रुपए रियलाइज हुआ, फिर से क्या निकालोगे यहां पर? बोलो मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस। इस स्टेज पे रियलाइजेशन लॉस कितना आ रहा है? तो चुकाना कितना था? 8,90,000। पैसा कितना है? 3 लाख। कितना नहीं चुका पाएंगे? 5,90 नहीं चुका पाएंगे। 5,90 जो नहीं चुका पाएंगे वो मेरा रियलाइजेशन लॉस है। बांट दो 5, 3, 2 में। बताओ बेटा कितना कितना? 2 लाख 95,000। 295। ठीक है, इधर बताओ 1,77,000। इधर 1,18,000। बैलेंस निकालें क्या? अब सब में पॉजिटिव आ रहे हैं? बोलो। कोई डिफिशिएंसी नहीं आई। बताओ कितना आ गया? 4,25 माइनस 2, 1,30,000। समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसका बैलेंस बताओ जरा। 280 और 298 माइनस 1, 1,03,000, 238। और इसका 66,000, 66,702। इन सब का टोटल लगा के देखो 3 लाख हो रहा है क्या? सबका टोटल लगा के देखो 3 लाख हो गया। आ रहा 3 लाख? क्या हम पेमेंट कर दें तो 3 लाख का पेमेंट आराम से हो जाएगा कि नहीं? अच्छा सब में पॉजिटिव आ गया। अब कोई डिफिशिएंसी नहीं है। लफड़ा खत्म हो गया। जैसी डिफिशिएंसी खत्म होगी ना तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ लिख दो पेमेंट।
पेमेंट किस किस को मिल रहा है अब? ए बी एंड सी। करो भैया, पेमेंट कर दो। कितना कितना पेमेंट कर दूं? बोलो, इसको कितना दे दूं? लो सर, 1,30,000। इस गरीब को कितना दे दूं? 1,03,238। और इसको कितना दे दूं? 66,702। सारे बच्चे बताओ, पेमेंट करने के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या बचा? तो सही नहीं बांटा होगा, तो सब नालायक हैं, गलत बांटा होगा। फिर से बांट दो भैया, माइनस निकालो भैया, क्या कर सकते हैं? बांट के देखो एक बार। 5,90,000 को बांटो पहले, तो सही बांटा क्या है? 5,90 सही बांटा? बोलो, ये सही बांटा? बस अब माइनस करके बता दो एक बार। 4,25 माइनस 2,95। कैलकुलेटर है? 1,00,000। ये सही आया? ठीक है, 1,30 आया। चलो, और दूसरा वाला भी माइनस माइनस करके बताओ। ये बोल रहा है 1,30 आ रहा है, ठीक है। और बताओ, 1,30 इसका कितना? 1,03,298। और इधर 66,702। अब लगाना जरा। अभी 3 लाख हो रहा कि अभी भी 3 लाख नहीं हो रहा? हो रहा है 3 लाख। देखना किसको जोड़ रहे हो भैया, किसको जोड़ रहे हो? ये जोड़ना है 1,30 ए और ये कितना हो रहा? 3 लाख हो रहा। किसका नहीं हो रहा 3 लाख? नहीं नहीं, किसका 3 लाख नहीं हो रहा है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ, कौन है जिसका 3 लाख नहीं आया है टोटल? किसका नहीं आया? आ गया? चलो, हद हो गई यार, बोले 3 लाख नहीं आ रहा। चलो बताओ कितना करें? यहाँ पर क्या लिख दूं? फटाफट बोलो, यहाँ क्या लिख दूं? इसको कितना पेमेंट करेंगे? इसको कितना करेंगे? 296। और इसको कितना करेंगे? 66,702। ये जो आया यही पेमेंट करना है, कर दो पेमेंट। इधर 3 लाख, इधर 3 लाख, इधर भी 3 लाख। बैलेंस निकालो। आप नहीं भी निकालोगे तो भी मैं बता दूंगा। इधर आ रहा होगा 295। बोलो, इधर आ रहा होगा 177। इधर आ रहा होगा 111। यही आ रहा है 1,18,000। और इधर आ रहा होगा 5,90,000। बोलो, मजा आया? बेटा ध्यान रखना, अगर डेफिशिएंसी आना बंद हो गई, क्या आ गई? तो बेटा आपकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गई। किस में आ गई? और एक बार कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गई तो फिर सारे पेमेंट किस में करते जाओ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर मैक्सिमम लॉस निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। एक बार आपकी कैपिटल किसके बराबर दिखने लग जाए? रिलायेशन लॉस जो ऊपर बांटा था उसके बराबर बिल्कुल एक जैसी आना चालू हो जाए, तो समझ जाओ कि कैपिटल कौन से रेशो में आ चुकी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फिर लॉस वॉस निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से सीधे पेमेंट कौन से रेशो में करते जाओ? पीएसआर में करते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो जरा, फिफ्थ रियलाइजेशन जो हुआ था, फिफ्थ रियलाइजेशन जो हुआ था वो कितना हुआ था? बताओ जरा। फिफ्थ रियलाइजेशन ऑफ असेट कितना था? 4,50,000 था शायद। कितना था? 4,50,000। तो बस बेटा जब आप यहाँ 4,50,000 लिखोगे तो 4,50,000 को अब सारे बच्चे बताओ क्या करोगे? अब मैं लॉस वॉस निकालूं कि बांट दो सीधा? बांट दो, सीधा कर देंगे पेमेंट। किस किस को पेमेंट दे दोगे? ए बी एंड सी। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5-3-2। बांट दो भैया 4,50,000 को। 2,25,000 इसको दे दोगे। और बोलो, 1,35,000 इसको दे दोगे। 90,000 इसको दे दोगे। टोटल मिला के कितना पेमेंट कर दिया? 4,50,000। बैलेंस निकालो, कितना बैलेंस बच गया? अब इसके बाद कोई पेमेंट नहीं हो रहा है तो यही मेरा क्या कहलाएगा? रियलाइजेशन लॉस। बताओ बेटा कितना? 70,000। इधर
295 में से 225 माइनस किया, इधर 177 में से 135 माइनस कर 42,000, इधर 28,000। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो यही मेरा रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई पेमेंट नहीं हो रहा है और पॉजिटिव बैलेंस बचा है। इसको पेपर में करने में मुश्किल से मुश्किल 8 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में हो जाता है। हाँ, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो गड़बड़ मामला है बाबू, गड़बड़ मामला है। 10 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता है, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। वो बात अलग है कि आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, स्पीड नहीं है, तो प्रॉब्लम है बाबू आपके साथ में। क्लियर है कि नहीं? अगर फाउंडेशन का पेपर छूट रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत ही कम है, बहुत ही कम। समझ में आ रहा है? 10 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चंस होते ही नहीं है। एक बार आप चालू करते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, डेफिशिएंसी का पता नहीं कैसे बांटते हैं, मैक्सिमम रियलाइजेशन लॉस का पता नहीं है कैसे। एक जैसा काम तो करना है, लॉसेस बांटना है, पेमेंट करते जाना है, लॉसेस बांटना है, पेमेंट करते जाना है। समझना जैसा कुछ है ही नहीं कि आपको समझना है कुछ स्पेशल। क्लियर है कि नहीं? 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत आराम से कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? मतलब 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको प्रॉपरली आ जाए तो। समझ में आया कि नहीं? बोलो करते बनेगा कि नहीं? तो ये था हमारा क्या, फटाफट बोलो, रिलेशन लॉस से रिलेटेड बातें। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको शेयर करूंगा कुछ क्वेश्चंस, आप आराम से बैठ के घर पे क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट आता है यहाँ पर कि अगर कोई पार्टनर बीच में असेट टेक ओवर करके ले जाए, बीच में असेट टेक ओवर करके ले जाए, तो सारे रेशो वापस से कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे। जिस स्टेज पे वो ले जाएगा तो आप मानना क्वेश्चन वहीं से वापस से स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब वही कैपिटल हो जाएगी, वही सारी चीजें हो गई और आगे के कैलकुलेशंस बिल्कुल वैसे सॉल्व हो जाएंगे जैसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। क्लियर है कि नहीं? मतलब हर एक कैलकुलेशंस आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं से वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जो पुराने रेशो इशू निकाले थे, पुराना जो कैलकुलेशंस किया था, वो सब क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आपके हिसाब से पेमेंट कुछ और बन रहा था और वो असेट कुछ और वैल्यू के लेके चला गया। तो उस स्टेज पे ऐसा मानना कि क्वेश्चन वापस से स्टार्ट हो गया है। समझ में आया कि नहीं? और क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो ये पॉइंट भी आपके क्वेश्चंस में कई बार आ जाते हैं जो आपको करना रहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये था बेटा बेसिकली आपका पार्टनरशिप। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आप क्वेश्चंस इसके देखो, स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आप इसके क्वेश्चंस कुछ देखो, तो आपका स्टडी मटेरियल पार्टनरशिप रिजोल्यूशन का ये रहा। और इसके अंदर देखो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तो मिलता ही नहीं है, क्वेश्चंस ही नहीं मिलते हैं, एक ही क्वेश्चंस मिलता है। बेसिकली चालू कहां से होता है, इंसॉल्वेंसी। कहां से चालू हो रहा है, इंसॉल्वेंसी से। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करवा दिया था, कौन सा, PQR वाला, यही करवाया था कल। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं आपका PQR वाला। और आप दूसरा क्वेश्चन देखो तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कौन सा है बेटा, इंसॉल्वेंसी वाला। कौन सा वाला है बेटा, इंसॉल्वेंसी। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको कल करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन में मैंने एक नई चीज जोड़ दी थी, जनरल रिजर्व। कल ये सेम क्वेश्चन करवाया था, मैंने यहां जनरल रिजर्व जोड़ रखा था 2,000 रुपए का, और यहां 2,000 रुपए से कैश बढ़ा दी थी और कुछ नहीं किया था। समझ में आएगी नहीं? बाकी पूरी बैलेंस शीट सेम थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको कल जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट सिखाना चाहता था। जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल का रेशो लेना पड़ता है। नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहता ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का रेशो तब लेना है जब आपकी मेथड कौन सी कैपिटल हो, फिक्स कैपिटल हो। कौन सी कैपिटल हो, फिक्स कैपिटल हो, तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना रहता। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। कितने लोगों को पता है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है? चलो आज एक टेस्ट ले लेता हूं। 11 12 से लेकर के आज तक आपने फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ा है? क्या आप मेरे को बताओगे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फर्क क्या होता है? चलो आज तुमसे पूछ लेता हूं। चलो अभी तक फाउंडेशन में आ गया हम। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग बता दो। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? दो अकाउंट्स बनते हैं, वेरी गुड। ये तो कोई गधा भी बता देगा। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं कि दोनों में मतलब क्या है। वो सेम होता है। कौन बताएगा? इट इज नॉट करेक्ट।
अरे फाउंडेशन में आ गए, तुमको ये दोनों कैपिटल का डिफरेंस ही नहीं पता। हद होती है यार, कक्षा 12 में बता देते हैं बच्चों को। हाँ अरे यार फिर वो आगे ओपनिंग क्लोजिंग कैसे रहेगी? मैं एडिशनल कैपिटल लगा दूं तो भी सेम रहेगी। नहीं नहीं नहीं, फालतू बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे भगवान, करंट कौन से डे टू डे ट्रांजेक्शन करंट कैपिटल में लिखोगे? अरे नहीं रे, हट, सब गधे नालायक। कोई और बताओ, कोई और बताओ, कोई और बताओ। सब गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किसी के। सब रट्टा रट्टू तोता लगा के आए हैं। इसमें 2 अकाउंट होते हैं, इसमें 1 अकाउंट होता है, इसमें करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में डे टू डे। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो रे। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब कक्षा 11 क्लास 11। मतलब याद करो, बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी कैपिटल होती थी, क्या होती थी? जोर से बोलो। कैपिटल अकाउंट होता था कि नहीं? बोलो हाँ, है ना? और इसमें आप जोड़ते थे नेट प्रॉफिट, बोलो हाँ। और इसमें से क्या माइनस करते थे? ड्रॉइंग। ऐसा ऐसा सबको याद है कि नहीं? ये जो करके निकालते थे, बताओ इसमें कैपिटल का बैलेंस अलग आता था कि सेम आता था? अलग आता था। बेसिकली ये मेथड कहलाती थी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब सारे बच्चे ध्यान से समझना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस कैपिटल इंक्लूड प्रॉफिट। फर्म के प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को कैपिटल में इंक्लूड कर लेता है तो वो मेथड कहलाने लगती फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग। क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो, वापस से बोलो। प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटल इज कॉल्ड इट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा था कि जब आप डेफिशिएंसी का रेशो बांटो और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करना पड़ेंगे। प्रॉफिट क्या करना पड़ेंगे? इंक्लूड, तब जाके वो रेशो निकलेगा। इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस आपसे ऐड करवा रहा था। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? फिक्स कैपिटल मेथड में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसमें केवल कैपिटल ही लिखते हैं, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते। तो फिर सर प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट को एक अलग अकाउंट में रख देते हैं जिसका नाम रख देते हैं करंट कैपिटल। करंट कैपिटल मतलब, करंट कैपिटल मतलब प्रॉफिट। करंट कैपिटल मतलब क्या है? फटाफट बोलो। प्रॉफिट जो बिजनेस में रुके हुए हैं, रिटेन किए हुए हैं। बात समझ में आएगी नहीं? करंट कैपिटल कोई कैपिटल नहीं होती। करंट कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की कैपिटल जो बिजनेस ने कमाई है, जो घर से नहीं लाए। बात समझ में आएगी नहीं? तो वो कैपिटल जिसमें केवल और केवल क्या रहता है? जोर से बोलो। केवल और केवल क्या रहता है? प्रॉफिट ही रहता है, कैपिटल इंक्लूड नहीं रही होती। वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? फिक्स। अब इसलिए मैं आपसे बोल रहा था, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस शामिल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से टेंडेंसी क्या है कि मैं प्रॉफिट को कैपिटल से अलग मानता हूं, तो रिजर्व एंड सरप्लस को कंसीडर नहीं करते। सिर्फ बहुत सारे छोटे छोटे से लॉजिक होते हैं, लेकिन इसके लिए अपने पास टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए। अभी तो अपन रट्टू तोता लगा रहे हैं कि भाई ऐसा लिखा है तो ऐसा करना है, ऐसा लिखा है तो ऐसा करना है। क्लियर है? बट बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉजिकली इन चीजों को पढ़ा जाए तो चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा क्यों लिखा है। समझ में आया कि नहीं? इतना सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो आज के बाद कोई पूछे फिक्स कैपिटल मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। वो कैपिटल जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, तो आप बोलोगे कैपिटल इंक्लूडिंग बिजनेस प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट भी इंक्लूड होते हैं, वो कैपिटल जिसमें प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट भी इंक्लूड होते हैं, वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है आपकी। बात समझ में आई कि नहीं? इसका नाम ऐसा इसलिए रखा क्योंकि जब प्रॉफिट जोड़ोगे नहीं तो आपकी कैपिटल हमेशा सेम आती रहेगी, इसलिए उसको फिक्स बोल दिया। और जब आप प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दोगे तो आपकी कैपिटल हर बार क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसमें कौन से डे टू डे खर्चे करते हो रे? कैपिटल से कोई डे टू डे खर्चे होते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं? वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है जिससे डे टू डे खर्चे करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल से डे टू डे खर्चे होते हैं। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं?
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसलिए बेटा गार्डनर वर्सेस मरे रूल के अंदर दिया हुआ है कि अगर फिक्स कैपिटल है तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग से टेंडेंसी है कि भैया कैपिटल में प्रॉफिट हटा के बात करेंगे, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आती है तो आपको सारे रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है, चाहे वो जनरल रिजर्व के नाम से लिखे हो, चाहे वो करेंट कैपिटल किसी भी नाम से रखे हो, तो आपको उसको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है आपके इस स्टडी मटेरियल के अंदर जो आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं इन सब में से एक क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको घर पे जरूर एक बार ट्राई करें। हो सकता है कि एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछ लें, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करें। और एक और क्वेश्चन जो इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूँ वो है आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये मैंने कल करवा दिया था आपको, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था कि नहीं? तो ये दो क्वेश्चन आप कर लें 4 और 5, इससे आपका इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। कौन सा वाला पार्ट फटाफट बोलो? अच्छा, ये सॉल्यूशंस इसमें है ही, तो ये दो क्वेश्चन आप ये वाले सॉल्व कर लें। इसके अलावा आपका आता है यहाँ पर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है बेटा? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली मेथड कौन सी बता रहे हैं यहाँ पर? मैक्सिमम लॉस। कौन सी मेथड? मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस का मेथड देखिए, अब इन्होंने इस तरह से कुछ स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉलो ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसमें ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करें, क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7 आप सॉल्व करें एक बार। इससे आपकी कौन सी मेथड सॉल्व हो जाएगी? मैक्सिमम लॉस। आप बोलो तो ये वाला क्वेश्चन सभी सॉल्व करें कि आप घर पे सॉल्व करोगे? पक्का कर लोगे? अरे हाँ है ना? ध्यान रखना, जब घर पे सॉल्व करो तो पहले पेमेंट किसका करोगे, फिर किसका करोगे? ए के लोन का, फिर इसके बाद मैक्सिमम लॉस मेथड लगना चालू होगी। मैक्सिमम लॉस मेथड कब लगना चालू होती है? आउटसाइडर और पार्टनर लोन के पेमेंट के बाद। सेम हाईएस्ट कैपिटल मेथड भी कब लगेगी? इन दोनों के पेमेंट के बाद। तो एक मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, आप सारे बच्चे क्या करोगे, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना। कौन कौन सी? हाईएस्ट कैपिटल से भी और मैक्सिमम लॉस से भी होगा। तो मैं आपको दोनों मेथड से एक बार सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा, तो आप ठीक चीजों को चेक भी कर लेना कि आपने सही किया या गलत किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक ही कर लो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट दे दे। मैं आपसे बोल रहा हूँ एडजस्टमेंट तो 10 होते हैं, मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको 10 एडजस्टमेंट इसमें भी बताता कि अगर जो डिसोल्यूशन वर्क यदि कोई पार्टनर करता है तो उसका रिम्यूनरेशन का पेमेंट कैसे लिखोगे इस स्टेटमेंट के अंदर, अगर कोई क्रेडिटर को डिस्काउंट देते हैं तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, बहुत सारे पॉइंट आते हैं। बट आपके स्टडी मटेरियल में ऐसे कोई पॉइंट है ही नहीं, आपको बहुत सरल क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप फटाफट फटाफट इनको सॉल्व कर लो, जिसमें खाली बैलेंस शीट दी होगी, नीचे रिलाइजेशन दिए होंगे, रिलाइजेशन और बैलेंस शीट को आपको टैली कराना है। समझ में आया कि नहीं? स्टेटमेंट बनाना, तो आप दो स्टेटमेंट बनाओगे इसमें, एक हाईएस्ट कैपिटल मेथड वाला भी और दूसरा कौन सा? मैक्सिमम लॉस वाला भी। क्लियर है कि नहीं? तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखना, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। हाईएस्ट रिलेटेड कैपिटल मेथड में वही वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी को अगर प्रैक्टिस करना है अलग से तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 वो 2 ये, टोटल मिला के कितने? रिजोल्यूशन के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स सफिशिएंट। इससे ज्यादा करके जाने की जरूरत नहीं। समझ में आया इतना? बोलो कर लोगे क्या? पक्का समझ में आएगी बात सबको? उसके बाद फिर नीचे तो आपके ये एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके पास बहुत सारा टाइम हो वो ये सब भी कर सकते हैं, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं। तो ये था आपका कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बताओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आप कर लोगे? एडमिशन डेथ के क्वेश्चंस आपने किए, उनके सॉल्यूशंस में शेयर करता हूँ। कुछ मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किए थे, कितने लोगों ने वो प्रैक्टिस किए? उनके क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो आप उनके आंसर्स एक बार टैली करके देखना, समझ में। आज एक और क्वेश्चन आपको डालूंगा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशंस का, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दूंगा। क्लियर है कि नहीं? वो भी आप सॉल्व कर लें, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? चले, तो अब हमको नया चैप्टर चालू करना है जी। 10:30 ही हुआ, चालू कर सकते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कर सकते हैं चालू? तो एक नया चैप्टर पढ़ना है। अब 2 चैप्टर हैं, एक है बेटा सिंगल एंट्री और एक है आपका एनपीओ। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिंगल एंट्री और एनपीओ, इनमें अपना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये चैप्टर्स हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री यदि आपको आता है तो एनपीओ थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जी धीरे
ओहो, स्पीड में मत जाओ सर, बहुत धीरे धीरे करवा दो। ओह, ट्रिकी हो गया चैप्टर। अच्छा, हो जाता है ठीक, कभी कभी। नए चैप्टर तुमने पढ़े कौन कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज नया है, जो कहाँ नहीं पढ़ा था 11th 12th में। सिंगल एंट्री 11th 12th में था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा। 11th में था, क्लास 11th में आपने पढ़ा नहीं, वो बात अलग। क्लियर है कि नहीं? एनपीओ भी पहले 12th में था, लेकिन आप जब तक आए तब तक हटा दिया गया होगा, इसलिए एनपीओ नहीं पढ़ा। बाकी देखा जाए तो सारे चैप्टर वही थे। नई चीज जो आपने पढ़ी 11 12 के अलावा वो डिसोल्यूशन है। इसके अंदर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन 12th में नहीं था, इंसॉल्वेंसी 12th में नहीं थी। समझ में आ रहा कि नहीं? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नया है, एक इन्वेंट्री नया है, एक एनपीओ नया है। क्या करूं बताओ? एनपीओ चालू करना है पहले क्या? दोनों चैप्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस में है, एनपीओ में कि सिंगल एंट्री? दोनों में ही है। एनपीओ में जाता है पक्का? तो एनपीओ से चालू करूं ऐसा? अच्छा अच्छा, हाँ जी। बबलू भैया को तो सब पढ़ना है, बबलू भैया सब पढ़ चुके हैं, वो तो आईएएस बन चुके हैं, तुमको पता नहीं है। ये बबलू है उस, ये बबलू। तो पहले सिंगल एंट्री करवा दूं क्या? सिंगल एंट्री हमारे कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिवीजन करवा दूं इसका एक फास्ट। नहीं आता है ऐसा? चलो तो पहले सिंगल एंट्री वाला देते हैं, फिर उसके बाद एनपीओ कर लेते हैं। अरे मैडम नालायक हो, कौन सा तुमको अच्छा आता है? पार्टनरशिप अच्छा होता है कभी कभी। 11 12 पढ़ना पड़ती है बेटा। पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स पार्टनर्स होते हैं, और क्या। चलो अभी पहले सिंगल एंट्री कर लेते हैं, आराम से करवा दूं इसको। ये क्या हो गया इसको? बेटा सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से अकाउंटिंग नहीं करते हैं या अकाउंटिंग करते ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं बेटा कि उन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रखा है। क्या फॉलो कर रखा है? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रखा है। तो इसका एक नाम और है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को ही क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल एंट्री बोलते हैं। दो रीजंस होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। कितने रीजंस होते हैं बेटा? दो। अब आप बोलोगे सर दो रीजन कौन कौन से? कई बार इंटेंशन और कई बार विदाउट इंटेंशन होता है काम। विथ इंटेंशन और दूसरा कौन सा होता है? विदाउट इंटेंशन। विथ इंटेंशन मतलब मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट रखना ही नहीं। क्यों नहीं रखना? जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, यहाँ चाय पीने जाते हो, टपरी पे जाओ और टपरी पे जो चाय वाला है अपना उससे पूछो कि भैया तू बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखता है क्या? पूछना उससे। उसने बोला तेरी कैश बुक दिखा, जनरल दिखा, लेजर दिखा। तो बोलेगा कि क्या गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट रखना? आप बोलोगे नहीं, तो बोले मैं क्यों रखूं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट रखते ही नहीं। लेकिन उससे बोलो कि भाई भैया तुम इतना बड़ा बिजनेस चलाते कैसे हो, याद कैसे रखते हो? तो बोलता देखो भैया मैं कुछ चीजें मैनेज कर लेता हूँ। कुछ चीजें क्या कर लेता हूँ? मैनेज कर लेता हूँ। कुछ चीजें मैनेज कर लेता हूँ, कुछ चीजें मैनेज कर रखी हैं, बाकी सब कुछ मैनेज नहीं कर रखी। क्लियर है कि नहीं? लो बिल्कुल, इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इतना सबको समझ में आएगा कि नहीं? तो वो क्या कर रहा है? विथ इंटेंशन ही बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहा। अगर वो बिना इंटेंशन के ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे विथ इंटेंशन ही सिंगल एंट्री पर है। कई लोग क्या करते हैं बेटा, डबल एंट्री सिस्टम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी एकेडमी की बात करूं तो डबल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन है। आपने एक बिजनेस चालू किया, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी,
31 मार्च के दिन सुनामी आई, तुमको छोड़ के सब बहा ले गई। अब बताओ, आपके रिकॉर्ड तो थे, लेकिन क्या आप रिकॉर्ड हैं? क्या बोलोगे? लेकिन सब भूल गए क्या? नहीं, कुछ तो याद होगा। कहां से? जैसे बैंक स्टेटमेंट निकलवा लोगे तो बैंक का बैलेंस तो पता चल जाएगा कि बैंक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए थे। तो कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बोलोगे? हम भी सिंगल एंट्री पे आ गए। तो विदाउट इंटेंशन आप सिंगल एंट्री पे आ गए कि नहीं? मतलब जब भी आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। कई बार ऐसा होता है, इनकम टैक्स की रेट पड़ी और वो आपकी कैश बुक उठा लेगा, आपका लेजर उठा लेगा, तो आप डबल एंट्री से किस पे आ गए? सिंगल एंट्री। समझ में आया कि नहीं? बेसिकली सिंगल एंट्री को 3 तरीके से बताया गया है कि 3 तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं। एक होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब एक ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें केवल डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट ही मैनेज किए जाते हैं। केवल किसके? फटाफट बोलो। डेटर और क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट, ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट मतलब डेटर एंड क्रेडिटर। वो अकाउंट जिसमें हम डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट ही मैनेज करते हैं, बाकी किसी की अकाउंटिंग नहीं करते, तो वो सिस्टम कौन सा कहलाता है बेटा? प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इन जनरल छोटे लोग यही करते। जैसे मैं बोल रहा था टपरी वाला, चाय की टपरी वाले से अगर पूछा जाए कि भैया तू क्या मैनेज करता, तो बोलता है मैं कुछ लोगों को उधारी में चाय बेचता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पेस एकेडमी में चाय आती, महीने भर में सेटलमेंट होता है, तो भाई हिसाब रखता है कि कितनी चाय गई पेस एकेडमी में। बात समझ में आई कि नहीं? बाकी चीजों का मैनेज नहीं करता। अब कैश में खरीदोगे नहीं लिखेगा, लेकिन उधारी में खरीदोगे तो लिख लेगा। लेकिन केवल कौन सा? फटाफट बोलो। डेटर और क्रेडिटर। दूसरा होता है बेटा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें डेटर क्रेडिटर के अलावा वो कैश बुक भी मैनेज कर ले। क्या रख ले? फटाफट बोलो। कैश बुक। डेटर क्रेडिटर तो रखे, साथ ही साथ क्या रख ले? फटाफट बोलो। कैश बुक रख ले। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट बोलो। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? और लास्ट, अगर हम डेटर क्रेडिटर कैश बुक के अलावा सारी सब्सिडी नहीं, कुछ सब्सिडी बुक्स को मेंटेन कर लूं, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे परचेज बुक भी रखी हुई है या सेल्स बुक भी रखी हुई है, कुछ सब्सिडी बुक, कुछ एडिशनल बुक्स भी रखी हुई हैं, तो हम बोलेंगे वो कौन सा हो गया बेटा? कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कितने हो गए? 3। कौन कौन से? प्योर, सिंपल और कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। कुल मिला के कितने अकाउंट हो गए बेटा? 3 तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज किया जाता है। अच्छा, ये केवल थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकल से लेना देना नहीं है। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करते हो, तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मतलब उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, और वो आपके पास आए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और वो आपके पास आए और आके बोलता है भैया मेरा प्रॉफिट निकाल दो, हमने सुना तुम सीए हो। तुम क्या बोलोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट ला। वो बोलता है ये क्या होती? तो तुम क्या बोलोगे? भाई कुछ तो हिसाब किताब रखा होगा। बोलता है नहीं, सब कुछ नहीं रखा। बात समझ में आई कि नहीं? उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज नहीं, तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वही तो बात है। तो बेसिकली वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के तरीके ये चैप्टर बताता है कि प्रॉफिट निकालने की 2 मेथड्स हैं। अगर कोई सिंगल एंट्री सिस्टम पर अपने अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना, कोई सा भी तरीका, चाहे प्योर सिंगल एंट्री हो, चाहे कॉसी सिंगल एंट्री हो, चाहे आपका सिंपल सिंगल एंट्री हो, प्रॉफिट निकालने की 2 मेथड है। There are 2 methods for calculating the profit in case of books of account record at single entry system. 2 तरीके हैं। पहला कैपिटल कंपैरिजन मेथड, दूसरा कन्वर्जन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड शॉर्ट मेथड है, सिंपल तरीका है। कन्वर्जन मेथड ये बोलती है कि भैया आप उसके सिंगल एंट्री को डबल एंट्री बना दो, और डबल एंट्री बना के बुक्स ऑफ अकाउंट बना के लिख करके फिर प्रॉफिट निकालो। मतलब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लिखी थी, तो उससे पूछ पूछ के बुक्स ऑफ अकाउंट पहले लिखो, लिख करके प्रॉफिट और लॉस निकालो। वो कौन सी मेथड हो गई? कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? सिंगल एंट्री आर कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं? सिंगल एंट्री को पहले किस में कन्वर्ट करो? डबल एंट्री में, फिर कैलकुलेशंस करो प्रॉफिट और लॉस का। तो वो मेथड कौन सी कहलाने लगेगी? कन्वर्जन। कैपिटल कंपैरिजन मेथड कौन सी होती है बेटा? जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करने की जरूरत नहीं है, पूछ पूछ के प्रॉफिट और लॉस निकाल दो। कैसे? उससे पूछो भाई तूने धंधा कितने से चालू किया था, वो बोलता भैया 10 लाख रुपए से।
उससे बोलो आप कितने रुपए हैं, तो बोल रहा 15 लाख रुपए है, तो उससे बोलूंगा भाई 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, भाग यहाँ से, फीस दे दे मेरी 500 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं? खाली किसको कंपेयर करो? कैपिटल को। किसको कंपेयर करो? कैपिटल। कैपिटल कंपेयर करके क्या निकाल सकते हो? प्रॉफिट और लॉस। कौन सी कैपिटल बेटा? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग। अब बेटा कैपिटल निकालते कैसे हैं? तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आप सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। कैपिटल इक्वल टू क्या होता था? असेट माइनस लायबिलिटी। असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो बैलेंस शीट में, तो क्या आ जाती थी? जोर से बोलो। कैपिटल आ जाती थी। मतलब अगर मैं किसी बिजनेस की सारी असेट और सारी लायबिलिटीज पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूँ। भाई एक चाय का टपरी वाला तुम्हारे पास आया और बोलता मेरा प्रॉफिट और लॉस निकालो, कुछ नहीं करना, उसकी टपरी पे जाना, कितनी एसेट रखी देख लेना। बोलो आया ना? तो पूछ लो ये कितने का खरीदा था, 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 डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन लगा करके उनकी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। बोलो आया ना? असेट आ गई। बोलो। फिर उससे पूछो किसी को पैसा चुकाना है क्या धंधे का? बोले हाँ चाय पत्ती का पैसा चुकाना है सप्लायर को। तो उससे बोले कितना चुकाना? बोले इतना। लोन लिया था? बोले नहीं। या लिया था? हाँ। तो लायबिलिटी पता कर लो। और क्या पता कर लो? फटाफट बोलो। असेट। असेट तो दिखी जाएंगी। बोलो। सारी असेट में से सारी लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो क्या आपको कैपिटल मिल गई कि नहीं? बोलो। जो कैपिटल आपने निकाली वो आज की है, उससे ये पूछ लो जब तुमने धंधा चालू किया था तब कितने लगाए थे, उस दिन की कैपिटल बता देगा। उस दिन की कैपिटल और आज की कैपिटल को जब कंपेयर करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, जो आपने कमाया होगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन वो जो प्रॉफिट आया उसमें थोड़ा सा ये भी पूछ लो क्या बीच में कोई कैपिटल और नहीं तो लगाई थी? बोलता हाँ हाँ बीच में कुछ कैपिटल और लगाई थी, तो फिर पूरा प्रॉफिट नहीं है। उसमें से जो बीच में कैपिटल लगाई थी उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उस प्रॉफिट में से एडिशनल कैपिटल क्या कर दो? माइनस। फिर उससे पूछो ऐसा तो नहीं कुछ पैसा बिजनेस से घर ले गए थे? बोले हाँ। घरवाली का खर्चा कौन उठाता? तो यहाँ से कुछ पैसा घर भी ले जा रहे थे। कितना ले गए थे? बोले 60,000। वो भी जोड़ दो क्योंकि वो भी कमाया होगा। बोलो हाँ है ना? तो जब आप जोड़ते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल में से सबसे पहले क्या माइनस कर दोगे? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर दोगे? सारे बच्चे बताओ। ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस कर दोगे? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर दोगे? ओपनिंग कैपिटल। तो आपके पास एक डिफरेंस आएगा जो प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में से अगर कोई एडिशनल कैपिटल और लाए थे तो वो भी क्या कर दो? माइनस। और अगर कुछ पैसा घर ले गए थे तो उसको क्या कर दो? प्लस। तो आपके पास क्या पता चल जाएगा? टोटल प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं आपको सैलरी मिली 50,000, आपकी जेब में 10,000, मतलब 10 कहां से आया? तो आपने बोला कमाया। क्या 10 ही कमाया? नहीं। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कुछ पैसा कमाई में से खर्च किया? आपने बोला हाँ 40,000 रुपए गर्लफ्रेंड पे खर्च किए। वो भी तो कमाया था कि नहीं? क्या करोगे? ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा? प्लस, तब जाके आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या करना है सारे बच्चे बताओ? क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर दोगे? तो क्या आ जाएगा? रिटेन प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? उसमें से एडिशनल कैपिटल क्या कर दोगे? माइनस। और ड्राइंग क्या कर दोगे? प्लस। तो क्या आ जाएगा? करंट ईयर का प्रॉफिट। आपको इस तरीके से बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं इसको? तो एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने आएगा। क्लियर है कि नहीं? बनाते बनेगा कि नहीं? लेकिन उसके लिए कैपिटल निकालना पड़ेगी। कैपिटल कैसे निकालोगे? असेट माइनस लायबिलिटी। असेट माइनस लायबिलिटी करने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बैलेंस शीट जैसा ही होता है। आपको करना क्या है? असेट असेट सब लिख लो, सारी लायबिलिटी लिख लो। असेट का टोटल में से ये लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? अगर आपने ओपनिंग असेट के बैलेंसेस लिखे तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, क्लोजिंग असेट के बैलेंसेस लिखे तो दोनों निकाल के एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगी, क्या निकाल लेना? प्रॉफिट और लॉस। काम खत्म हो जाएगा। क्या ये करते बनेगा कि नहीं? बोलो। तो सबसे पहले इसी टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में देखने को मिलता है। आप देखो जरा स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्टडी मटेरियल में अगर खोलोगे तो यही वाला क्वेश्चन मिलता है। जल्दी से आप मेरे को प्रॉफिट निकाल के बता देना इस क्वेश्चन का। देखो जरा एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल है 10,000, फटाफट फटाफट कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करना। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी 12,500। पहले तो बताओ कितने रुपए का डिफरेंस यही दिख रहा है? बताओ। ओपनिंग कैपिटल 10,000, क्लोजिंग 12, तो ये आया कहां से होगा? आप बोलोगे कमाया होगा। बोलो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इसमें से कुछ पैसा कहां ले गए थे? घर। सारे बच्चे बताओ, जो कमाया था वही पैसा घर ले गए होंगे कि नहीं?
तो 2500 तो अभी रिटेन है बिजनेस में। कितना घर ले गया था वो? 3000। क्या करोगे 3000 को इसमें प्लस, और बोल रहे हैं 3750 की कैपिटल और लगाई थी, इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सारे बच्चे बताओ जल्दी से, प्रॉफिट कितना आ गया? कितना आ गया? 1750। ये आंसर आ गया। क्या ये निकालते बनेगा कि नहीं? ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, करते बनेगा पक्का। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको असेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे देंगे। क्या दे देंगे? असेट्स और लायबिलिटी। जरा देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन बता रहा है कि राकेश ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2021 से। कितने रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी? ये कौन सी कैपिटल हो गई? जोर से बोलो। ओपनिंग। अब वो बोल रहे हैं अब 31 मार्च ईयर एंड पर उनके पास ये बैलेंस है। हमने उसके दुकान में जाके कैश काउंट करी, कितने रुपए की कैश मिली? उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, कितने रुपए की? उसके पास रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा डेटर। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर। कोई डेटर है अजय जिससे पैसा लेना है, कितने रुपए का? मशीन पड़ी हुई है, कितने की? और एक कोई विनोद है जिसको पेमेंट करना है, तो ये कौन हो गया? फटाफट बोलो। क्रेडिटर। क्या हो गया? जो से बोलो। क्रेडिटर। ये लायबिलिटी हो गई। ये असेट है, ये क्या है? लायबिलिटी। और इसके अलावा बोल रहा बैंक से लोन भी ले रखा था, कितने रुपए का? 10,000। तो एक और लायबिलिटी हो गई। क्या करोगे सारे बच्चे बताओ? सारी असेट का टोटल लगा के उसमें से ये 2 लायबिलिटी क्या कर दो? माइनस करना। जरा दोनों लायबिलिटी माइनस। कितने रुपए की कैपिटल आ गई? बोलो कितनी आई बेटा? 1,32,000। कौन सी कैपिटल हो गई? क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी थी, कितनी दी थी? सारे बच्चे बताओ। माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 32,000। क्या आया पहले तो ये बताओ? रिटेन प्रॉफिट आया, जो तो बिजनेस में रुका हुआ है। इतना प्रॉफिट तो कहाँ रखा हुआ है? बिजनेस में। क्या ये कुछ पैसा घर में भी ले गया था? कितने रुपए? 24,000। ये भी इसी में से ले गया होगा कि नहीं? जो कमाया कुछ पैसा घर में। देखो 2 जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लाख कमाया, 5 लाख में से 3 लाख रुपए धंधे में रखा है और 2 लाख घर में रख दिया, लेकिन कमाया कहाँ से था? बिजनेस से ही। तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 5 लाख। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो सारे बच्चे बताओ 24,000 रुपए इसमें जोड़ दो, तो जल्दी जल्दी बताओ कितने रुपए? सुनाई नहीं दिया क्या? 56,000 की कैपिटल प्रॉफिट आ गया कि नहीं? बोलो। तो सिंपल सा रूल याद रखना है कि आपको कैपिटल निकालने के लिए एसओए बनाया। पहले एसओए बना के क्या निकाली आपने? ओपनिंग कैपिटल। फिर ओपनिंग कैपिटल में और क्लोजिंग कैपिटल को क्या कर लिया? जोर से बोलो। कंपेयर। और ड्राइंग को क्या कर देना है? प्लस। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। करते बनेगा कि नहीं? ये फर्स्ट मेथड है। कौन सी? फटाफट बोलो। कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कौन सी? करते बनेगी पक्का? समझ में आया कि नहीं? कर लोगे? तो कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे देते हैं। कई बार क्या करते हैं? ओपनिंग और, तो एसओए एक बनाना पड़ेंगे कि 2 बनाना पड़ेंगे? 2। कौन कौन सा? ओपनिंग का अलग, क्लोजिंग का अलग, 2 निकालना पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें भी वो कभी कभी असेट के बैलेंसेस नहीं देते, और जनरली वो फिक्स असेट के नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे? नीचे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देंगे। क्या दे देंगे? रेट ऑफ। क्या करोगे? इस असेट में से डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? तो क्या ये क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएंगे? अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस मिल गए, फिर क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल। फिर क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दी होगी, क्या कर दोगे? माइनस। तो काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये इतना फॉर्मेट सबको समझ में आ गया? बोलो कौन कौन सा? पहला काम क्या करोगे? ओपनिंग एसओए बनाओगे। फिर क्या बनाओगे? क्लोजिंग एसओए बना लोगे कि नहीं? और क्या निकालोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गई, फिर क्या करोगे? रिटेन प्रॉफिट निकाल लोगे। उसमें ड्राइंग क्या कर दोगे? प्लस। ध्यान रखना, उल्टा करना है। ड्राइंग क्या कर दोगे? प्लस। और एडिशनल कैपिटल क्या कर दोगे? तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द पीरियड। समझ में आया इतना? इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता कि ये ड्राइंग है। सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, ये ड्राइंग है। जैसे इनकम टैक्स पेड, क्वेश्चन बोलेगा इनकम टैक्स का पेमेंट किया। सारे बच्चे बताओ, इनकम टैक्स का पेमेंट किया तो इनकम टैक्स बिजनेस पे लगता है कि ओनर पे लगता है? ऑनर, क्योंकि बिजनेस तो जो है वो लीगल एंटिटी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? कोई कंपनी तो पढ़ नहीं रहे आप। कंपनी होती तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती, कंपलसरी होता। बोलो हाँ है ना? तो ये बिजनेस कोई लीगल एंटिटी
तो इनकम टैक्स किस पे लगा होगा भाई? ऑनर पे। अच्छा ऑनर पे लगा होगा तो बताओ बेटा, ऑनर जो भी इनकम टैक्स पे करता है वो क्या है? जोर से बोलो। ड्राइंग है, अगर धंधे के पैसे से दिया तो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बताओ लाइफ इंश्योरेंस किसका करवाते हैं? ध्यान रखना, दो होते हैं, खुद इंश्योरेंस, कहीं नालायक इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को एक ही मान लेते हैं। एक खाली क्या है, जोर से बोलो, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो धंधे का खर्चा है क्योंकि बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया होगा, फर्नीचर का। लाइफ इंश्योरेंस, बताओ लाइफ किसकी होती है? लाइफ इंश्योरेंस उसकी होगी ऑनर की, या फिर उसकी घरवाली की, या फिर उसके बच्चों। बिजनेस के बच्चे तो होंगे नहीं कि उसका इंश्योरेंस करवा रहा है, वो किसका करवाया होगा? खुद के बच्चों का या खुद की घरवाली का? बोलो है ना। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं? पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ तो बताओ ये भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग। कई बार क्वेश्चन बोलेगा रेसिडेंटल प्रमाइसेस थी, उसका रेंट पे कर दिया फर्म से। रेसिडेंटल प्रमाइसेस का रेंट दे दिया, बताओ रेसिडेंटल प्रमाइसेस कोई बिजनेस में यूज होती है, घर में रहने के लिए यूज होती है? तो घर का खर्च कहां से कर दिया उसने? धंधे से। बोलेगा बच्चों की वर्दी सिलवा दी, बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, ये सब क्या है? ड्राइंग। ये सब क्या है? जोर से बोलो। ड्राइंग। याद रहेगा सबको कि नहीं? अच्छा इसका उल्टा, चलो ये तो समझ में आ जाता है, इसका उल्टा एडिशनल कैपिटल होती है, जैसे इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स, बताओ इनकम टैक्स रिफंड क्या होगा? इनकम टैक्स पेड ड्राइंग था तो रिफंड क्या होगा? एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा? जोर से बोलो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, वो ड्राइंग थी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिच्योर्ड हो गई और उससे पैसा मिल गया तो वो क्या हो जाएगी? एडिशनल कैपिटल। समझ में आया कि नहीं? इसका जस्ट उल्टा एडिशनल कैपिटल। बोलेगा घर में घरवाली की साइकिल पड़ी थी, उसको बेच दिया और उससे पैसा आया, वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, बताओ वो भी क्या कहलाएगी? मतलब क्वेश्चन बोलेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेच दिए, क्या बेच दिए फटाफट बोलो, और उससे जो सेल प्रोसीड्स आई थी उसको धंधे में लगा दिया है तो वो भी क्या कहलाएगी? एडिशनल कैपिटल। सारे बच्चे बताओ क्या आपको एडिशनल कैपिटल समझ में आएगी नहीं? व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? कोई पूछे तो बताते बनेगी कि नहीं? क्या हो जाएगी एडिशनल कैपिटल? बोलो। माइनस। क्लियर है कि नहीं? तो कई चीजें उल्टी होंगी जो आपको समझना है। जिसको आप ड्राइंग बोलते हो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इनकम टैक्स रिफंड कैसे मिल गया? आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया था, मोदी जी को पसंद नहीं आया, मोदी जी ने लौटा दिया। तो जब इनकम टैक्स पे किया था तब आपने ड्राइंग बनी थी, वापस मिल गया धंधे को, तो क्या मानोगे? एडिशनल कैपिटल। एक और चीज जो क्वेश्चन में लिखा रहता है, वो बोलते सेविंग अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया करेंट अकाउंट में। व्हाट इज सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है बेटा? पर्सनल। किसका? ओनर का। और करेंट अकाउंट होता है बिजनेस का। तो सेविंग अकाउंट का बैलेंस अगर करेंट अकाउंट में आया तो धंधे में पैसा आ गया। कहां से आया? उसका पर्सनल पैसा आया। पर्सनल पैसा आया तो उसको क्या मानोगे? एडिशनल कैपिटल। क्या मानोगे? उल्टा हो जाए, करेंट अकाउंट का बैलेंस सेविंग अकाउंट में चला गया तो ड्राइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्राइंग हो जाएगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों चीजें आपसे बनना चाहिए बेटा, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? तो कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं देता, घुमा के देता है। कान सीधे सीधे नहीं बोलता, एडिशनल कैपिटल सीधे सीधे नहीं बोलता, कुछ इंफॉर्मेशन देके बोल देता कि भैया एक कैपिटल है। क्वेश्चन बोलेगा कि LIC मैच्योर्ड हो गई थी और उसका पैसा बिजनेस में लगा दिया, क्या बोलोगे उसको? जोर से बोलो। एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन बोलेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रखे थे कहीं, कहां पर? अंबानी जी की कंपनी में, और अंबानी जी की कंपनी के जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थे उनको बेचा और बेच के पैसा बिजनेस में ले आया, क्या मानोगे? समझ में आया कि नहीं? पक्का? वो बोलेगा धंधे से गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिला दिया, क्या बोलोगे? पक्का? समझ में आया कि नहीं? धंधे से भिखारी को लोगों को डोनेशन दे दिया, क्या बोलोगे? ये ड्राइंग नहीं है, ये खर्चा है बिजनेस का, इसका कुछ करने की जरूरत। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझना रहेंगी, ये धंधे से रिलेटेड होती है। क्या बिजनेस में कोई डोनेशन वोनेशन नहीं दे सकते क्या? नीचे कोई भिखारी आया उसको 10,000 रुपए दे दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोनेशन। क्या दिया? जोर से बोलो। डोने आप। क्लियर है कि नहीं? बोलो बबलू भैया। ओ बबलू, नीचे एक भिखारी आया उसको 5 लाख रुपए दे दिए, और मैं खड़ा हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलोगे? डोनेशन। सब क्या है? डोनेशन। डोनेशन डोनेशन नहीं होता बेटा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, पर्सनल पर्पज से कोई डोनेट किया है तो वो ड्राइंग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, बिजनेस के खर्चों को ड्राइंग नहीं मानना, बिजनेस की इनकम को कैपिटल नहीं मानना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो इग्नोर करोगे इस मेथड में। क्लियर है? आपको केवल कितनी चीजें चाहिए? 4।
फोकस रखना, 4 चीजों के अलावा क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा सब इग्नोर। क्या क्या? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग। इनके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी दिया, सेल परचेस कुछ भी दिया सब इग्नोर, कोई काम का। समझ में आया? इस मेथड में केवल 4 चीजें मिल जाएं तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। याद रहेगा कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये वही है जो आप स्टेटमेंट बचपन में बनाते थे। ओपनिंग कैपिटल होती थी, क्या होती थी फटाफट बोलो? इसमें आप जोड़ते थे एडिशनल कैपिटल। क्या जोड़ देते थे फटाफट बोलो? क्या याद आया कि नहीं? क्या जोड़ते थे बेटा? और फिर इसमें से माइन प्लस करते थे नेट प्रॉफिट। क्या प्लस करते थे? और क्या माइनस करते थे? ड्रॉइंग। याद करो क्या माइनस कर देते थे? तो सारे बच्चे बताओ आपको कौन सी कैपिटल मिलती थी? क्लोजिंग। क्या मिलती थी? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और आपसे बोल रहा हूं कि ये निकालो, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा काम करना पड़ेगा कि नहीं? उल्टा कैसे? सारे बच्चे बताओ। जो चीजें प्लस हो रही थी वो क्या हो जाएगी? माइनस। और जो माइनस हो रही थी वो क्या हो जाएंगे? प्लस। कर दो तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? बोलो। तो खाली प्रॉफिट निकालने के लिए हमको उल्टा करना है। क्या करोगे? इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या कर दोगे, और ये दोनों चीजें क्या कर दो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो उल्टा जाना है। समझ में आया कि नहीं? 4 चीजों के अलावा क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सब इग्नोर, अपने कोई काम का नहीं है। करते बनेगा कि नहीं? बोलो। अब इस मेथड में कई बार बेटा कुछ एडजस्टमेंट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? जैसे बोलेंगे पीएफडीडी बनाना है, कोई बच्चा मेरे को पीएफडीडी की जनरल एंट्री बताएगा? कौन बता रहा है पीएफडीडी की जनरल एंट्री? अरे मैंने कुछ खतरनाक पूछ लिया क्या? आप फाइनल अकाउंट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना फाइनल अकाउंट, तो उसमें पीएफडीडी की एंट्री नहीं सीखी? बताना जनरल एंट्री फॉर पीएफडीडी। वेरी गुड। पीएफडीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने बच्चे बोल रहे हैं वाली एंट्री? वेरी गुड। प्रोविजन पीएनएल से बनते हैं भाई लोग, प्रोविजन डेटर से नहीं बनता। क्या एंट्री होगी बोलो? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है, डेटर मीटर से नहीं बनता है प्रोविजन। डेटर में से माइनस होने का मतलब डेटर से एंट्री नहीं हो रही है, वो तो डिस्क्लोजर है। वो तो खाली क्या है बेटा? डिस्क्लोजर है। बहुत खतरनाक काम है अपने लिए। बैड डेट रिकवर की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, पक्का कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट तो नहीं हो जाएगा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर सही है क्या? कितने लोग बोल रहे हैं सही है? सही है। कोई बोल रहा गलत है? नहीं, ये पक्का सही है। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर हमारे लिए इनकम है, पैसा आएगा। डेटर में पोस्टिंग होगी इसकी? नहीं, डेटर में कोई पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि कैश और बैड डेट रिकवर दोनों अलग अलग अकाउंट है। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमको जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी आना चाहिए। अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताना जरा। मैं कुछ गलत पूछ रहा हूं क्या? बताओ बताओ, जर्नल एंट्री बोलो क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, पूरा एंट्री नहीं होती, फिर आएगा कैसे? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी तो आएगा कैसे अकाउंट में? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेस अकाउंट। परचेस में से माइनस करते हैं क्योंकि वो गुड्स अभी बिका नहीं है, तो मैचिंग कंसेप्ट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री डालना पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। अच्छा चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री बताओ, कौन बताएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री कौन बताएगा? मैं कुछ गलत पूछ रहा हूँ क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री बताओ। हाँ जी बोलिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या है? लाइबिलिटी की एसेट। दिमाग में इतनी सी तो बात डालना है, असेट का बैलेंस कौन सा होता है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा, क्रेडिट किसको करोगे?
टू एक्सपेंसेस अकाउंट, नॉट कैश, टू एक्सपेंसेस अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट है भाई, टू एक्सपेंसेस, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब आपको बता दूं, एनपीओ हो या सिंगल एंट्री हो, अगर आपकी अकाउंटिंग में जनरल बहुत अच्छा है तो सिंगल एंट्री और एनपीओ ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अपना थोड़ा सा जनरल ढीला है तो फिर हम रटना चालू कर देते हैं, और जब रटना चालू करते हैं कहां तक रट्टा लगाओगे, थोड़ी ना हो पाएगा कभी। क्लियर है कि नहीं? गलतियां वही हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, रट्टा नहीं लगाने का, क्या करना है, समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो इसको अपन कल से स्टार्ट करें। आज मैंने आपको ये बता दिया, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? कौन सी वाली चीज बोलो? प्रॉफिट निकालने का तरीका सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? कल हम पढ़ेंगे कन्वर्जन मेथड, और कन्वर्जन मेथड के बाद फिर एनपीओ पढ़ेंगे। कन्वर्जन मेथड के बाद एनपीओ आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा एनपीओ। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।